महाकुंभ से एक व्यक्ति दिल्ली में अपने बेटे को फोन करता है। जैसे ही फोन करता है, लेकिन वह कुछ बात नहीं कर पा रहा था। इधर से वह रोने लगता है। बेटा अपने बाप के रोने की आवाज सुनने के बाद थोड़ा परेशान हो जाता है। बेटा कहता है कि पिताजी क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो बाप। फिर और जोर जोर से रोने लगता है। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। बाप अपने बेटे से कहता है कि मैं पिछले 15 घंटे से तुम्हारी मां को तलाश कर रहा हूं, लेकिन वो मिल नहीं रही है। अचानक से लापता हो जाती है, भीड़ का हिस्सा बन जाती है। ऐसी कौन सी जगह है जहां मैंने उसको तलाश करने की कोशिश नहीं की। अब बेटा जैसे यह बात सुनता है, बेटा भी घबराने लगता है। लेकिन अब घबराने से कोई फायदा भी नहीं था। वह अपने बाप से कहता है कि पिताजी आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही यह बेटा अपने बाप को तसल्ली देता है, उसके बाद बाप भी शांत हो जाता है और कहता है कि तुम जो भी प्रयास कर सकते हो वो प्रयास करते रहो, और यहां जो आसपास में कोई पुलिस हो, थाना हो या लोग हो, उनसे पूछो कि मां कहां पर है। बेटे ने जैसे ही बाप को तसल्ली दी, उसके बाद फिर बेटा अपने छोटे वाले भाई से बातचीत करता है और कहता है कि मां कहीं महाकुंभ में गुम हो गई है, मिल नहीं रही है, भीड़ का हिस्सा बन गई है, पापा बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, अब हम लोगों को ही कुछ करना चाहिए। इसके बाद दोनों बच्चों ने वो अपने मामा से बात करते हैं। मामा से कहते हैं कि मामा जितनी जल्दी हो सके कुंभ चलते हैं, मां असल में गुम हो गई है। पिताजी बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है, और हम लोग मिलके उन्हें कहीं ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। अब यहां से दोनों बेटे अपने मामा के साथ कुंभ में पहुंच जाते हैं और मां को तलाश करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद मां मिलती जरूर है, लेकिन जिस रूप में मिलती है, इस रूप की उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल मां का कत्ल हो चुका था, और कत्ल का जो पुलिस ने खुलासा किया, एक एक कड़ियों को जब जोड़कर देखा गया तो कातिल का नाम जब सामने आता है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। सोचने पर मजबूर हो गए थे कि आखिरकार ऐसा क्यों किया। आइए जानते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना शुरू होती है। दिल्ली का एक इलाका है त्रिलोकपुरी। दरअसल यहां का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है अशोक। दरअसल MCD दिल्ली के अंदर वो सफाई कर्मचारी होता है। उसकी पत्नी, जिसका नाम मीनाक्षी होती है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। मीनाक्षी पिछले कई दिनों से लगातार वो अपने पति से कह रहे थे कि देखो, कितने सारे लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम हो कि बिल्कुल भी जाते ही नहीं हो। क्या हम दोनों चल नहीं सकते? जब पत्नी अपने पति से बार बार यह बात कह रही थी, तो आखिरकार पति ने छुट्टी की व्यवस्था करने में लग गए और छुट्टी मिल जाता है। फिर छुट्टी लेने के बाद वह 17 फरवरी 2025 को अपने घर से निकलता है और सीधा महाकुंभ के लिए निकल जाता है। अपनी पत्नी को लेकर वह महाकुंभ में पहुंच जाता है, और वहां जाने के बाद 18 फरवरी 2025 को दिन भर वो स्नान वगैरह करते हैं। फिर शाम को इधर उधर घूमने निकल जाते हैं। अचानक ही एक भीड़ का सैलाब आ जाता है, और सैलाब आने के बाद उसकी पत्नी का हाथ छूट जाता है। तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। बगल में पुलिस चौकी होता है, तो वो पुलिस वाले के पास जाकर कहता है कि साहब, मेरी पत्नी मेरे साथ ही तो थी, अभी नहा रही थी, लेकिन अचानक हम लोग बाहर निकले, भीड़ में वो कहीं गुम हो गई है। मैंने उसको हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मिल नहीं रही है। आप मेरी मदद कर दीजिए, वहां से भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद वो खोया पाया केंद्र पहुंचता है। खोया पाया केंद्र में जाने के बाद वो अपनी पत्नी के बारे में इधर उधर लोगों से बातचीत करता है, और बातचीत करने के बाद वहां से निकल आता है। फिर वो फील्ड में जाता है, और कब पूरी रात उसको ऐसी बीत जाती है। अगला दिन निकलता है। अगला दिन निकलने के बाद वो अपने बेटे को फोन लगाता है, क्योंकि घर पे 3 बच्चे हैं। बड़े वाले बेटे को फोन करके कहता है कि बेटा, तुम्हारी मां कहीं गायब हो गई है। ऐसी कौन सी जगह है जहां मैंने तुम्हारी मां को तलाश नहीं किया है? आखिरकार करूं तो क्या करूं? बाप अपने ही बेटे के सामने जब रोने लगता है, गिड़गिड़ा नहीं लगता है, परेशान होने लगता है, तब बेटा कहता है कि पापा बिल्कुल भी परेशान मत हो, और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल घबराओ मत। पापा की उम्र लगभग उसके 38 साल के आसपास, मां की उम्र लगभग 35 साल के आसपास। अब ऐसी स्थिति में जो लड़के ने, जिसका नाम अश्विनी होता है, अपने भाई से कहता है, आदर्श से, कि पापा का फोन आया,
पापा बहुत ज्यादा परेशान है और इसलिए हम लोगों को भी महाकुंभ चलना चाहिए, अपनी माँ को ढूंढना चाहिए, पापा की मदद करनी चाहिए। वो अपने मामा को फोन करते हैं, यानी कि प्रवेश को फोन करते हैं। प्रवेश, आदर्श और अश्विनी तीनों मिलकर दिल्ली से प्रयागराज के लिए वाहन पकड़ते हैं। वहां से सीधा प्रयागराज पहुंच जाते हैं और प्रयागराज में सबसे पहले उतरते हैं। वो प्रयागराज जंक्शन पर वहां जाने के बाद तीनों के हाथ में एक एक फोटोग्राफ होता है और फोटोग्राफ लेने के बाद वो स्टेशन पर गुजरने वाले हर व्यक्ति से अपनी मां की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने इन्हें देखा है? इनका नाम मीनाक्षी है, दिल्ली की रहने वाली हैं, त्रिलोकपुरी में वो रहती हैं। इस तरह की अलग अलग पहचान, अलग अलग जो भी हुलिया था वह बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तीनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में थे। उन्हें यह भी डर लग रहा था कि भाई छोटा था, कहीं ऐसा ना हो भाई भी गुम हो जाए। ऐसे करते करते ये एक थाना, फिर दूसरे थाना, फिर तीसरे थाना, फिर जहां जहां भी इन तीनों को मौका मिल रहा था, अश्विनी, आदर्श और उनका जो मामा होता है प्रवेश, वह हर जगह जा रहे हैं। थाने, चौकी वगैरह, जो भी पुलिस वाला दिखाई दे रहा है, कोई भी ऐसा आदमी दिखाई दे रहा है जिससे क्या मदद मिल सकती हो, उनके हाथ में एक तख्ती लगी हुई थी। तख्ती पर मां का फोटो था और फोटो लेकर वो ऐसे टहल रहे थे, घूम रहे थे। खोया पाया केंद्र जाते हैं। खोया पाया केंद्र जाने के बाद वहां भी जाकर अपनी मां का नाम बताते हैं, जगह बताते हैं, कहां से आई, कब कैसे गुम हुई है, और पूरी जानकारी देने के बाद दारागंज थाने पहुंच जाते हैं। दारागंज थाने पहुंचने के बाद जैसे ही वो फोटो दिखाया जाता है पुलिस वालों को, तभी एक पुलिस वाले की नजर पड़ती है उस फोटो पे। उस फोटो को देखने के बाद वो पुलिस वाला कहता है कि हो ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि झूसी थाने में एक महिला मिली है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, वहां जाकर बातचीत करनी चाहिए, हो सकता है कि तुम्हारी मां वहां मिल जाए। उन्हें तो बस एक उम्मीद की किरण चाहिए थी। वह सीधा झूसी थाने में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर एसएचओ का इंतजार कर रहे थे, एसएचओ उपेंद्र प्रताप सिंह। वहां जाने के बाद रोते हुए अपनी पूरी कहानी बयां करते हैं। कहते हैं कि हमारी मां नाम है मीनाक्षी है और दिल्ली में रहती हैं, और वह पिता के साथ स्नान करने के लिए आई थीं, लेकिन अचानक से लापता हो जाती हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाती है। हमारी मां को ढूंढ दीजिए, तलाश कर दीजिए। जैसे ही उस इंस्पेक्टर ने, यानी कि उपेंद्र प्रताप सिंह ने उस महिला का फोटो देखा, फोटो देखकर वो देखते ही रह जाते हैं। दरअसल वो देखते ही रहते हैं और उनकी नजर में एक सीन, एक कहानी चल रही थी, और वो कहानी कुछ इस तरह से होती है। 19 फरवरी 2025 की सुबह लगभग 6:30 के आसपास का वाकया था। इसी झूसी थाना क्षेत्र का एक इलाका है, आजाद नगर, और आजाद नगर के पास ही एक बस्ती है, केवट बस्ती, और केवट बस्ती में एक लॉज होता है। दरअसल सुबह के 6:30 के आसपास का वक्त था। मोहन नाम का एक किराएदार होता है, उसको बाथरूम में जाना था, जैसे वो बाथरूम में जाता है। सुबह 6:30 के आसपास 19 फरवरी को उसने अपनी आंखों से देखा कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास रही होगी। वो महिला खून से बुरी तरह से लथपथ होके पड़ी हुई थी, हर जगह पर ब्लड फैला हुआ था, और वो इस ब्लड को देखने के बाद मोहन बहुत जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है। उसकी चीखें पूरे मकान में फैल जाते हैं, क्योंकि इस मकान के अंदर 2 किराएदार रहते हैं, एक पुलिस वाला रहता है। तीनों के तीनों दौड़कर जब मौके पर पहुंचते हैं, अब यह आवाज न केवल इस लॉज तक सीमित रहता है, बल्कि आसपास के जितने भी जगह थी, लोग, दुकानदार वगैरह थे, सबके सब तक आवाज पहुंचती है। सुबह के 6:30 पर लोग दौड़कर वहां पर जब पहुंचते हैं, उन्होंने जो महिला को अपनी आंखों से देखा, सब लोग देखते रह जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल महिला की हत्या कर दी गई थी किसी धारदार हथियार से, लेकिन उसको पहचानने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, उसकी पहचान हो नहीं पाती है। पुलिस वालों ने उसकी लाश को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलता है कि किसी धारदार हथियार से बार बार वार किए गए हैं और उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। कौन है कातिल और महिला कौन है, कहां से आई है, इसके बारे में पुलिस तलाश कर रही थी। उस महिला को 62 घंटे के लिए एक जगह रख दिया जाता है। जैसे कि हर मामले में गुमशुदगी वाले में कुछ ऐसे ही होता है कि 62 घंटे तक जो अनजान लाशें होती हैं, जिनकी कोई नाक नहीं हो पाती है,
तो इसके बाद पुलिस प्रशासन या किसी सामाजिक संस्था की मदद से या फिर अपने आप से खुद से वह अंतिम संस्कार करवा देते हैं। लेकिन अभी 92 घंटे का समय हुआ नहीं था और यह बात है 20 फरवरी को ये ढूंढ रहे थे। 21 फरवरी को ये उस ईसएचओ के पास पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर ईसएचओ वो कहते हैं कि आप एक काम करो, आपको पोस्टमार्टम हाउस जाना चाहिए। तभी वो पुलिस वाले को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन तीनों को आप पोस्टमार्टम हाउस लेकर जाओ और वहां जाने के बाद जो महिला मिली है, जो एक लॉज के अंदर उसकी लाश मिली थी, उस महिला को दिखाओ। हो सकता है कि शायद वो लाश इसी का हो। जैसे ही वह दोनों बेटे और उनके मामा पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचते हैं, वहां जाने के बाद सबसे पहले नजर साड़ी पर ही पहुंचती है। साड़ी को देखते ही वो जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। दरअसल साड़ी से ही पता चल गया, क्योंकि वह साड़ी तो मां रोज पहना करती थी। फिर मां के पैरों को देखते हैं, हाथों को देखते हैं, उसके चेहरे को देख रहे थे और जैसे जैसे उसको देख रहे थे वैसे वैसे अपनी मां से लिपट लिपट के रो रहे थे, क्योंकि मां इस दुनिया में थी नहीं। मां की चाकुओं से गोद कर किसी ने हत्या कर दी थी। हत्या किसने? क्योंकि यही एक सवाल था। जब ये एसएचओ के पास बात पहुंचती है, उपेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि तुम परेशान बिल्कुल मत हो, इस मामले की जांच की जाएगी और जितनी जल्दी हो सकेगा कातिल का सुराग निकाला जाएगा। अब इसके बाद जो जो आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, उन सीसीटीवी कैमरों की मदद से देखा गया कि एक आदमी है, उसके साथ यह महिला थी और उस आदमी के जब उस सीसीटीवी में दिखाया गया तो बच्चों से पूछा यह कौन है। वो कहते हैं कि ये तो उनके पिताजी हैं। जब पिताजी यानी कि अशोक, जो कि एमसीडी दिल्ली में सफाई कर्मचारी है, जब पुलिस वालों को तसल्ली हो गई, अब ये जिस जिस जगह पर रुके थे, पुलिस ने वहां जाकर जब जांच पड़ताल कि उन्होंने कोई आईडी वगैरह दी, बोले आईडी नहीं दी। वो 18 फरवरी 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास उस लॉज के अंदर आए थे और वो लॉज में वहां पहुंचाने वाला एक उनका दोस्त बन जाता है। वो दोस्त जो अचानक एक राहगीर होता है, अनजान व्यक्ति होता है और जो उन्हें देखकर मदद करने लगता है। नाम उसका सुरेश बिंद होता है। सुरेश बिंद से कहते हैं कि भैया हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमें कहीं कमरा दिलवा दो, वैसे भी 4-5 घंटे ही तो रुकना है। सुबह को हमारी ट्रेन है, हम ट्रेन से निकल जाएंगे 4-5 घंटे के लिए, बस हमें सुला दीजिए। सुरेश बिंद ने कहा, तुम परेशान मत होइए, मेरी जानकारी में एक लॉज है, आप वहां चलो, वहां जाने के बाद आराम से रह लेना, महज 500 आपको देने पड़ेंगे। ठीक है। वहां जाते जब उनसे आईडी मांगी जाती है, कह रहे हैं भैया कि थोड़ी देर के लिए तो रुकना है, अब क्या आईडी लोगे, हम दिल्ली से आए हैं, इतना तो उन्होंने जरूर बताया था। जाकर रुक जाते हैं और रुकने के बाद फिर अब पुलिस आगे की कहानी को जोड़ने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार यह कैसे जुड़े। तभी उन दोनों लड़कों से, अश्वनी से और उसके जो भाई होता है आदर्श से, पुलिस कहती है कि अपने पिताजी से बात कराओ, उन्हें बुलाओ। फिर उनके पिताजी एक जगह पर आते हैं और पुलिस वहां पर पहले से ही मौजूद थी और वो आता है। अशोक उसको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं और उसे पूछताछ करने के बाद कहते हैं कि जब तुम उस होटल के अंदर आए थे, उसमें रुके थे, तब तुमने आईडी क्यों नहीं दी और अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, बस ये बता दो। तो जैसे जैसे ही वो पुलिस अपनी बात बात कर रही थी, तो शुरुआत में तो इस तरह की बातें जो अक्सर जो क्रिमिनल होते हैं वो पुलिस शुरुआत में तो ऐसी बात करते हैं, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो सख्ती से पूछने के बाद उसने बता दिया कि रात 1 बजे के बाद की बात है, वो बाथरूम जाती है, उसने अपनी पत्नी को मौका देखते ही चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी। हत्या क्यों की, बस यही एक सवाल था, इसके पीछे क्या कारण था। पुलिस वालों ने जब यह जाना तो सब लोग हैरान हो जाते हैं पर परेशान हो जाते हैं। दरअसल वो बताता है कि अशोक का कि दिल्ली की किसी महिला से अवैध संबंध था और इस बात की जानकारी मीनाक्षी को हो जाती है और मीनाक्षी इस बात का विरोध कर रही थी। इसी बात को देखते हुए घर में किसी ना किसी बात पर क्लेश हो रहा था और यह पति और पत्नी जब आपस में रोज रोज लड़ाई और झगड़े होते थे कि तुम उस महिला से बिल्कुल भी नहीं मिलोगे, लेकिन पति ने जिद पकड़ ली थी कि मैं उस महिला से हर हाल में मिलूंगा। और जब पत्नी ने रोकना टोकना शुरू किया तब उसने सोचा क्यों ना पत्नी को ही रास्ते से हटा दिया जाए। उधर पत्नी जिद कर रही थी, महाकुंभ में जाना है, स्नान करना है, सब जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते।
वो अपनी पत्नी को स्नान करने के बहाने लेकर जाता है और सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड करता है, यह दिखाने के लिए कि यहाँ हमारे रिश्ते कितने अच्छे हैं, कितने ठीक ठाक हैं। वो जब निकल रहा है तो सीसीटीवी में वो कैद हो रहे हैं। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई जिद नहीं थी, आराम से चल रहे हैं, बड़े अच्छे से। उसकी पत्नी को भी एहसास नहीं था कि यह कुंभ का जो स्नान होगा, उसकी जिंदगी का यह आखिरी स्नान होगा। वहां उसका पति उसे मौत के घाट उतार देता है, लेकिन यह कहानी जो उसका झूठ था, यह उसके फरेब था, जो उसकी चालाकी थी। जिस तरह से उसने बताया कि तुम्हारी मां कुंभ में गायब हो गई है, वहां रो रो कर जो इसने एक नई कहानी गढ़ी थी, लेकिन पुलिस के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। पुलिस ने उस आरोपी यानी कि अशोक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। इस महिला का जो मायके है, जो उसका परिवार रहता है, जहां उससे इस व्यक्ति की शादी हुई थी, वो उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक जगह है। वहां की वो महिला रहने वाली होती है। परिवार वालों को जब इस बात की भनक लगती है, पता चलता है, तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। सब लोग अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।